तो नेक्स्ट टॉपिक है एंटेरोबैक्टीरियसी। अब एंटेरोबैक्टीरियसी क्या है? एंटेरो वर्ड या एंटेरिक वर्ड डिनोट करता है इंटेस्टाइन को। बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज करे या वहाँ रहते हो, अपन उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करते सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव एंड नॉन स्पोरिंग, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते। ऑल आर ग्राम नेगेटिव एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। दूसरा कैटालिस पॉजिटिव होंगे सबके सब। एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज फर्मेंटर होता है। एंड फैकल्टेटिव एनाएरोबिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहने वाले। उसके अलावा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है देखेंगे अपन। अच्छा, एक पॉइंट ये लिखना है, इसके बाद इसमें लिख लेती हूँ। अगर ये मोटाइल है तो बाय पेरिट्राइकस फ्लैजिला होंगे। पेरिट्राइकस फ्लैजिला का मतलब यानी कि उनकी की पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एंटायर वॉल पे। क्लियर? फिर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंटेरोबैक्टीरियसी। ठीक है, अब एंटेरोबैक्टीरियसी का क्लासिफिकेशन अपन ने किया लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, यानी कि अपन लगाएंगे मैकॉन्ग की अगार। अगर उसे पिंक कॉलोनी आती है यानी कि लैक्टोज फर्मेंटर, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर मतलब मैकॉन्ग की अगार पर पेल कॉलोनी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन lactose fermenter and non-lactose fermenter. अब लैक्टोज फर्मेंटर कौन कौन से होते हैं? तो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं इकोलाई, क्लैप्सिला, सिट्रोबैक्टर और एंटेरोबैक्टर। और कौन नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं? तो वो होते हैं साल्मोनेला, शिजेला या शिगेला, उसके अलावा प्रोटियस और यर्शीनिया। इकोलाई तो अपन आज पढ़ेंगे, क्लैप्सिला भी आज पढ़ेंगे। उसके अलावा साल्मोनेला वो कॉज करता है टाइफॉइड, शिजेला कॉज करेगा बेसिलरी डिसेंट्री, और यर्शीनिया कॉज करता है प्लेग।
उरुसंधी रोग, अगर तुमने पढ़ा है नीट में, तो जो चूहे होते हैं उनके पिस्सुओं से, यानी कि जैसे अपने ऊपर अपने बालों में लाइस होती है, उनकी बॉडी पे होता है पिस्सू, रेड फ्लिया, उससे डिजीज ट्रांसफर होती है। ठीक है। और प्रोटियस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। क्लियर? बहुत पढ़ेंगे। लिख लिया ये? लिख लिया? एंटेरोबैक्टीरियसी, लैक्टोज फर्मेंटो और नॉन लैक्टोज फर्मेंटो। तो कौन कौन से नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं? साल्मोनेला, शिजेला, प्रोटियस और यर्शीनिया। लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं ई कोलाई यानी कि एस्चेरिया कोलाई, क्लैप्सिला और होते हैं सिट्रोबैक्टर और एंटेरोबैक्टर। आज अब अपन स्टार्ट करेंगे ई कोलाई। ठीक है। अब ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई अपन फर्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो लैक्टोज फर्मेंटर होता है। ठीक है, क्लियर? यानी कि मैकॉन्ग के आकार पे कैसे कॉलोनी देगा? पिंक कॉलोनी। ठीक है। अब ये कैसा होता है? तो ग्राम नेगेटिव होता है। अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि जो भी एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है सबके सब कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये है ग्राम नेगेटिव बेसिलस। अब इसकी साइज क्या होती है? तो लेंथ वाइज ये होते हैं 1 to 3 माइक्रोन और विड्थ वाइज ये होते हैं 0.4 to 0.7 माइक्रोन। क्लियर? नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, सिर्फ मोटाइल होते हैं बाय पेरिट्राइकस फ्लैजिला। क्लियर? ये इसकी मॉर्फोलॉजी। लिख लिया? तो टॉपिक है एस्चेरिया कोलाई या फिर ई कोलाई। सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये दिखता कैसा है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई,
साइज़ क्या होती है इसकी, तो 1 to 3 माइक्रोन लेंथ वाइज और विड्थ वाइज 0.4 to 0.7 माइक्रोन इन साइज। ठीक है। नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग। मोटाइल होता है बाय पेरी ट्राइकस फ्लैजिला। क्लियर। अब अपन इसकी पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। अब जनरली आपकी बॉडी में ई कॉलाई प्रेजेंट होता है कहाँ पर, तो इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो ये मैन और एनिमल दोनों के इंटेस्टाइन में एज अ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। अभी डिजीज़ क्या क्या कॉज करता है, तो ये मोस्टली 4 डिजीज़ कॉज करता है। एक कॉज करता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकंड ये कॉज करेगा डायरिया। थर्ड ये कॉज करेगा पायोजेनिक इन्फेक्शन। फोर्थ ये कॉज करता है सेप्टिसीमिया। क्लियर। तो इट इज़ अ नॉर्मल intestinal flora bacterial flora in males and animals. Clear. Infection caused by E. coli फर्स्ट ये कॉज करता है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकेंड ये कॉज करेगा डायरिया। थर्ड ये पायोजेनिक इन्फेक्शन। और फोर्थ ये कॉज करेगा सेप्टिसीमिया। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं यूटीआई की। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, ई कॉलाई। मोस्ट ऑफ देम, मैं सारी के सारी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर 100 में से 90 केस जो होंगे वो ई कॉलाई के होंगे, 10 डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। दूसरा ये करता क्या है, तो ये कॉज करता है प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट। मेल्स में प्रोस्टेट होता है, उसको इनलार्ज वो हो जाएगा। एक कॉज करता है यूरिनरी कैलकुलाई। यूरिनरी समझते हो, जो भी आपके यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड हो। कैलकुलाई यानी कि स्टोन। ठीक है। और एक ये कॉज करता है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि यूरिन में बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना, ई कॉलाई का प्रेजेंट होना। किन में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में। ठीक है। क्लियर। उसके अलावा एक ये कॉज करता है पाइलोनेफ्राइटिस। ये होता है जब आपके किडनी में इन्फेक्शन हो बाय यूटीआई बैक्टीरिया, तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर। ये 4 इन्फेक्शन यूटीआई में कॉज किए जाते हैं बाय ई कॉलाई। क्लियर है माइंड में। क्या क्या हो जाएगा, एक तो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, दूसरा यूरिनरी कैलकुलाई, उसके बाद अगर प्रेग्नेंट वुमन में है तो बैक्टीरिया, और उसके बाद अगर कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो पाइलोनेफ्राइटिस। ये 4 चीज़ें।
उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें डायरिया। डायरिया में इसकी 5 स्ट्रेन होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की डिफरेंट स्ट्रेन होती है और डिफरेंट उसका मैकेनिज्म होता है। अपन वन बाय वन एक एक पढ़ेंगे। क्लियर? हटा दूँ ये। फर्स्ट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, most of them infection caused by E. coli। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम यानी कि लगभग, ज़्यादातर। ठीक है, क्या करेगा? प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट और यूरिनरी कैलकुलाई यानी कि स्टोन, पथरी। क्लियर? एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कॉज करता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और एक कॉज करता है पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू यूटीआई। क्लियर? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डायरिया। तो इसमें मल्टीपल स्ट्रेन होती है, उनका मल्टीपल मैकेनिज्म होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से डायरिया कॉज करती है। इन ई कॉलाई different strain cause diarrhea in different mechanism। क्लियर? इसमें फर्स्ट जो स्ट्रेन होती है वो होती है एंटेरोपैथोजेनिक ई कॉलाई यानी कि EPEC। अब ये किस में देखने को मिलती? इन्फेंट्स यानी कि नवजात। क्लियर? कहाँ पर? ट्रॉपिकल कंट्रीज में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर? क्या करती है? ये आपके इंटेस्टाइन की जो एंट्रोसाइट्स यानी कि इंटेस्टाइन की सेल्स पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करती है और उनको डिजेनरेटिव बनाती है, जिससे कि आपको डायरिया होता है। क्लियर? सीन in infants in tropical countries। ठीक है, it is adhere to enterocytes and chemical
inflammatory reactions occurs and we and intestine become degenerative changes. क्लियर? अडहेर यानी कि अटैच होना, यानी कि कहाँ पे अटैच होगी? आपकी एंट्रोसाइट्स यानी इंटेस्टाइन की सेल्स पे, और क्या करेगी? केमिकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करेगी और फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको डीजेनरेटिव बना देगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर? अपन ने अभी बात की थी ईपीईसी की। क्या होता है? ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में होती है, इन्फेंट्स में यानी नवजात बच्चों में देखने को मिलता है। क्या करता है? जो ये स्ट्रेन होती है एंटेरोपैथोजेनिक, वो अटैच हो जाती है इंटेस्टाइनल सेल से और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करती है और उस सेल इंटेस्टाइन को डीजेनरेटिव बनाती है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। अब वो क्या होती है? वो देखने को मिलती है आपको डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों में, यानी कि विकासशील देशों में। ठीक है, इसको अपन ट्रैवलर्स डायरिया भी कहते हैं। क्यों? जो लोग डेवलप्ड कंट्री से, जो बच्चे बेसिकली डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, विजिट करते हैं, उनको कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। क्लियर? सेकेंड स्ट्रेन एंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई यानी कि ईटीईसी। क्लियर? seen in children's belong from developing countries. Also known as travelers डायरिया। जो भी बोल रहा है चुप हो जाए।
ठीक है, ड्यू टू it is seen in children who visited few days ago developing countries from developed country। ठीक है, क्लियर। और इसमें जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो होता है एंटेरोटॉक्सिन। क्लियर। नेक्स्ट स्टेन है एंटेरो इन्वेजिव एस्चेरिया कोलाई। EIEC। अब ये क्या करती है, इन्वेजिव, नाम में लिखा हुआ है इन्वेजिव यानी कि अटैक करना, इन्वेड करना। किस पर अटैक करेगी, ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर लेगी यानी कि छेद बना देगी, जिससे क्या हो जाएगा, डिसेंट्री यानी कि स्टूल विथ ब्लड विथ म्यूकस, यानी कि आपके स्टूल में म्यूकस कहाँ, ब्लड कहाँ से आएगा, आपके इंटेस्टाइन में इस स्ट्रेन ने अटैक किया और परफोरेशन कर दिए, छेद कर दिए। ठीक है, क्लियर। तो अटैक और इन्वेड ऑन इंटेस्टाइनल mucosa and cause डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्ट्रेन है एंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई या वेरोटॉक्सिन इकोलाई। टेरो हेमोरेजिक या हेमरेजिक EHEC या फिर वेरोटॉक्सिन इकोलाई, इसको अपन बोलेंगे VTEC। अब वेरोटॉक्सिन क्यों नाम है, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो होता है वेरोटॉक्सिन। क्लियर। अब ये क्या कॉज करता है, तो ये कॉज करता है हेमरेजिक कोलाइटिस, यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन होगी उसमें क्या कॉज करेगा, कॉलोन, कोलाइटिस कॉलोन, यानी कि उसका इन्फेक्शन, हेमरेजिक यानी कि वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। एक ये कॉज करता है HUS हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें क्या आता है, ये ट्रायड होता है, जो 3 डिजीज से बन के मिलता है एक सिंड्रोम, उसको बोलते हैं ट्रायड सिंड्रोम। तो ये ट्रायड होता है किस किस का, एक तो हेमोलाइटिक अनीमिया का, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और रीनल फेलियर, यानी कि क्या क्या होगा, एकदम से ब्लड लॉस होगा, प्लेटलेट की कमी होगी और आपकी किडनी भी ढंग से काम नहीं करेगी, उसको बोलेंगे हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। क्लियर, समझ आया।
ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन किसको कहेंगे अपन, जिससे बात करें इस्चेरिया, ये हो गया बैक्टीरिया, उसकी स्पीशीज हो गई कोलाई, स्ट्रेन यानी उसकी भी सब स्पीशीज जो डिजीज कॉज करेगी। ठीक है, अब इसमें एक है एंटेरो हेमोरेजिक या वेरोटॉक्सिन ई कोलाई। वो क्या करता है, आपके जो हेमरेजिक कोलाइटिस यानी जो कॉलोन होती है ना, कॉलोन तो पता है, उसका इन्फेक्शन, और हेमरेजिक यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है वहाँ पे। क्लियर। और एक कॉज करता है ये हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये ट्रायड होता है, जो 3 डिजीज से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं ट्रायड सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक ट्रायड सिंड्रोम है। तो इसमें 3 चीजें क्या क्या होती है, हेमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि आपके कॉलोन में ब्लड लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हेमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें प्लेटलेट्स भी होगी, तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और आपका रीनल फेलियर। क्लियर। इसलिए अपन इसको बोलते हैं ट्रायड। ये 3 चीजें सिर्फ याद करनी है, टॉक्सिन कौन सा है और डिजीज 2 ये कौन सी कॉज कर रहा है। क्लियर। तो वेरोटॉक्सिन रिलीज करता है और कॉज करेगा हेमरेजिक कोलाइटिस। लिख लिया ये, तो ऊपर लिखो HUS हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें क्या क्या होता है, तो हेमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड रीनल फेलियर। नेक्स्ट है एंटेरो एग्रेसिव इकोलाई। EAEC। अब ये क्या करता है, ये आपके लैरिंजियल एपिथेलियम में इन्फेक्शन कॉज करता है, और जब अपन इसका कल्चर करते हैं तो आपको स्टैक्ड ब्रिक अपीयरेंस यानी खड़ी ईंट के समान आपको अपीयरेंस देता है। तो स्टैक्ड ब्रिक अपीयरेंस in laryngeal epithelium cell line on हैप सेकेंड। ठीक है, क्लियर। ये डायरिया खत्म होता है, इसके बाद अपन इसका पढ़ेंगे पायोजेनिक इन्फेक्शन।
चूँकि पायोजेनिक इन्फेक्शन यानी कि पस फॉर्मेटिव इन्फेक्शन यानी कि पस का फॉर्मेशन करेगा, कहाँ कहाँ पे करेगा, तो पेरिटोनाइटिस अपन ने एक पढ़ा था, एसाइटिक फ्लूइड या पेरिटोनियम फ्लूइड कहाँ होता है, एब्डोमिनल फ्लूइड को बोलते हैं। तो पेरिटोनाइटिस यानी कि जो एब्डोमिनल में फ्लूइड पाया जा रहा है उसका इन्फेक्शन। क्लियर। एक ये कॉज करता है कॉलीसिस्टिसिस, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, तो उस डक्ट का इन्फेक्शन बोलता है कॉलीसिस्टिसिस। एक कॉज करता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस, नियोनेटल यानी नवजात, मेनिंजाइटिस यानी कि आपके ब्रेन में जो 3 लेयर्स होती है, मेनिंजेस होती है, पायामीटर, ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड, उसका इन्फेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन। पेरिटोनाइटिस, कोलीसिस्टिसिस एंड नियोनेटल मेनिंजाइटिस, ये 3 इन्फेक्शन ये कॉज करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन में। क्लियर। अब नेक्स्ट ये कॉज करता है सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया में ये क्या कॉज करता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है कभी कभार ये, तो वहाँ पे आपको ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या क्या करेगा, फीवर करता है, हाइपोटेंशन करता है और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का मतलब कि ये आपकी बॉडी में जगह जगह पे ब्लड क्लॉट्स बना देगा आपके ऑर्गन्स के अंदर, तो जिससे क्या हो जाएगा, इंसान मर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्गन्स तक पहुंचेगी नहीं। क्लियर। तो ये क्या कॉज करता है, फीवर, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर एंड disseminated intravascular coagulation in this infection mortality rate is very high। और ये आपको किस में देखने को मिलती है, तो ये डेबिलिटेड पेशेंट में देखने मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो या बेड रिडन पेशेंट्स यानी कि जो बहुत समय से हॉस्पिटल में एडमिट हो। क्लियर। जनरली seen in debilitated patients। यहाँ पे खत्म होता है पैथोजेनेसिस ऑफ ई कॉलाई।